हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि अपन इस वीडियो में क्या करने वाले हैं। आप सभी को पता होगा कि अपन जो है इस वीडियो में जो है लुसेंट जनरल साइंस की बुक हैं उसके बायोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप सभी को क्वेश्चंस को देखना है ध्यान से और अपने दिमाग और दिल दोनों में उतार लेना है, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। तो आपने पिछले वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा 263 नंबर तक जितने भी एमसीक्यू हैं बायोलॉजी के वो अपन ने पिछले वाले वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो 264 से आज अपन शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। तो बढ़ो आगे देखते हैं 264 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। ये रहा आपका 264 नंबर क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पर्यावरण प्रदूषित से निपटने का उपाय नहीं है। इसमें ऑप्शन ए है जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना, सौर और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग, वनीकरण। इसमें से तीन तो ऐसे हैं जो पर्यावरण को बचाते हैं और एक ऐसा है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो आप सबको सीधा उत्तर दिख रहा होगा कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि अगर लकड़ी से खाना पकाएंगे तो उसमें से क्या धुआं होगा और धुएं से क्या होगा, वायु प्रदूषित होगी या पर्यावरण अपना प्रदूषित होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या वायु प्रदूषण का कारक नहीं है। आपको बताना है इनमें से चारों में से वायु प्रदूषण का कारक नहीं है। वायु प्रदूषण का कारक नहीं है बताना है, ठीक है। तो कृषि गतिविधियां, इनसे वायु प्रदूषित होता है या नहीं। जीवाश्म ईंधन का जलना वायु प्रदूषित होता है कि नहीं। खनन कार्य से वायु प्रदूषण होता है कि नहीं। अम्लीय वर्षा से वायु प्रदूषण होता है कि नहीं। आपको बताना है वायु प्रदूषण बताना, ठीक है। पर्यावरण पर वायु प्रदूषण में क्या होगा कि अगर अम्लीय वर्षा से वायु प्रदूषण नहीं होता है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी दे देता हूँ कि इसकी जो पीडीएफ है लुसेंट की संपूर्ण पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है। इटाई जो रोग होता है उससे संबंधित हैं कैडमियम प्रदूषण, ओके। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन किसका मूल स्रोत है। इसका मूल स्रोत क्या है। इससे क्या होगा, अगर कोयला जलेगा, पेट्रोल जलेगा, डीजल जलेगा, इससे मतलब सब मूल स्रोत हैं। दहन किसका मूल स्रोत है, किसका, वायु प्रदूषण। इससे क्या होगा, वायु प्रदूषण तो होगा, ठीक है। ये यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण निम्नलिखित में से किसके अत्यधिक वृद्धि होने का सूचक है। तो किसका है, लाइकेन्स का। किसका है, लाइकेन। बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करने का उपाय वनरोपण है। क्योंकि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड के संचयीकरण को कम करना, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में अत्यधिक रुकती है, उसको कम करने का उपाय कौन सा है। वनरोपण एक उपाय है, क्योंकि पेड़ों से कार्बन सिंक बनता है। पेड़ श्वास लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं। पेड़ मनुष्य के लिए हितकारी उत्पाद प्रदान करते हैं। पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पहला, पेड़ों से कार्बन सिंक बनती हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पेड़ों से कार्बन सिंक बनती हैं। 270 नंबर क्वेश्चन है कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त हैं।
ये मार्बल कैंसर क्या है मार्बल कैंसर आपको बताना है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी 2015 ऐसे नहीं कि सिर्फ ये एक बार ही पूछा गया, ये यहाँ पे सिर्फ एसएससी 2015 लिखा हुआ है। वो एसएससी 19 में, 16 में और भी बार एग्जाम में और भी एग्जाम होते हैं, उनमें भी पूछा गया होगा, है ना। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो ताजमहल है उसको मार्बल कैंसर हो गया है, ताजमहल को भी। तो ये क्या है, ये कैंसर, मार्बल कैंसर क्या होता है। तो मार्बल कैंसर क्या होता है, देखो, और इसका ये ऑप्शन है, निकटस्थ उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना, नहीं ये तो नहीं है। और ताजमहल के मार्बल से बड़ी संख्या में कवक लगना, ये भी नहीं है। कजल कणों के कारण मार्बल का पीला होना, ये भी नहीं है। मार्बल वर्षा, नहीं सॉरी, अम्लीय वर्षा, हाँ सही बात है, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। मार्बल कैंसर का प्रमुख कारण कौन सा है मार्बल कैंसर का, तो आपको याद रखना है अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण जो है मार्बल कैंसर हो गया है ताजमहल जी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव एक के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है, जिससे श्वास अवरोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो मानव की हीमोग्लोबिन में मिल जाता है ऑक्सीजन के साथ जाकर, और उसका क्या कर देता है, काम तमाम कर देता है। तो कौन सी गैस है आपको बताना है। तो सीधी बात है, धुएं से कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी है जो अपने साथ ऑक्सीजन के साथ अपने शरीर में चली जाती है, और अपना शरीर भी कितना पागल है, ऑक्सीजन को तो छोड़ देता है और कार्बन मोनोऑक्साइड को आंधे कर देता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि अपना शरीर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड को बहुत ही जल्दी ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है कि तुम आगे चला है। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है, पीपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है आपको बताना है। पीपीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, प्योलेंट पेशेंट मैसेजर्स है, क्या है मेजर्स, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। पार्टिकल्स पर मोल, ये भी नहीं होगा। पार्ट्स पर मिलियन, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का पूरा नाम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ओके, अगला क्वेश्चन है, प्रदूषण के सूचकांक एसपीएम का पूर्ण नाम। अब बताना, पहले तो पीपीएम का बताया, अब एसपीएम का भी बता दो साथ में। सॉरी, पीपीएम का पूरा नाम आपने बता दिया, अब एसपीएम का भी बता दो। एसपीएम का नाम क्या हो जाएगा, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ठीक है, इसका पूरा नाम हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम क्या तात्पर्य है। पीएम वायु प्रदूषण के संदर्भ में बताना भाई है, ऐसे नहीं कि पीएम प्राइम मिनिस्टर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का पूरा नाम क्या है, पूरा मतलब पीएम का तात्पर्य क्या है, ये बताना, सीधी बात है। ठीक है, क्या तो इसका मतलब क्या होता है, कणिकीय पदार्थ। ठीक है, मेन जो कणिकीय पदार्थ होते हैं वो उसको बोलते हैं पीएम। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER किससे संदर्भित करता है, CER क्या दिखाता है, CER क्या आता है, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। ठीक है, सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगी ये वाली। सॉरी कहाँ जा रहा भाई, तो रुक जा भाई मेरे, रुक जा। अरे यार क्या स्टार्ट हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा बटन दब गए थे मोबाइल के। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगी सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अगला है क्या है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट
पेन क्या है? ये क्या है? पेन क्या है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है भाई? ये क्या है? एक गौण प्रदूषक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, देखना कैसे। देखो प्रश्न क्या है, देखो निम्नलिखित किस विकल्प का अर्थ है कि कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, इसको कैसे करोगे? तो इसका स्मॉग क्या होता है? इसका अर्थ स्मॉग होता है वो। ठीक है, ऐसा कोहरा जो धुएं से मिलकर प्रदूषित हो गया, कौन सा क्या होता है? स्मॉग होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था ये बताना मेरे भाई। तो कहाँ हुआ था? शिकागो में नहीं हुआ था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद गए थे, वो पृथ्वी शिखर सम्मेलन नहीं था। तो ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है वो कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरिया में। कहाँ हुआ था? रियो डी जनेरिया में। सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल में आपको इतना बता देता हूँ कि पृथ्वी से संबंधित हैं। नहीं सॉरी, ये हैं मतलब ये प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जो भी है प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है आपको बताना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह है अपने क्या है, ये अम्लीय वर्षा को कम, ये तो नहीं होगा। ये प्रदूषण नियंत्रण के लिए वर्षारोपण का उपाय, ये न्यूक्लियर ऊर्जा का प्रयोग शुरू, ये तो हो ही नहीं सकता। ये ग्लोबल वार्मिंग को, यहाँ प्रदूषण का नाम आ गया। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच में जो करार हुआ था, वो देशों के बीच में समझौता हुआ था, वो ग्लोबल वार्मिंग वायु प्रदूषण को कम करने के लिए वो कौन सा था? क्योटो प्रोटोकॉल था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में हुआ था? किस वर्ष में लागू हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में लागू हुआ था? तो किस वर्ष में हुआ था? 2005 में लागू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है? ओजोन परत के क्षय को रोकना। आप सभी को पता होगा जो प्रशांत महासागर है उसके ऊपर जो ओजोन परत है वहाँ पे क्या हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के द्वारा क्या हो रहा है? छेद हो रहा है। ठीक है, तो उसको रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जन का प्रतिबंध लगाने संबंधित प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ बना था? प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? अभी अभी आया है। कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल में। ठीक है, मॉन्ट्रियल जगह का नाम है जहाँ पे ओजोन के क्षय को रोकने के लिए पहली बार प्रोटोकॉल हुआ था। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? मॉन्ट्रियल में। ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। मॉन्ट्रियल सम्मेलन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? अब ये बात आप सभी को पता है कौन सा बड़ा फैसला? अगर ओजोन के क्षय को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ है 1987 में, तो इसमें कौन सा बड़ा निर्णय लिया गया था? तो उसमें बड़ा निर्णय ये लिया गया था कि विकसित देश जो हैं 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। ये 1987 में हुआ, तो पहला 2020 तो हो नहीं सकता, 2000 प्रतिबंध लगाएंगे। इसमें तो दो ऑप्शन सही हो रहे हैं। ठीक है, विकसित देश या विकासशील देश, दोनों एक ही बात है। इसमें सिर्फ ये, इसमें आप दोनों उत्तर राइट कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक तो हो जाएगा ए कि विकसित देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, और विकासशील देश, दोनों उत्तर सही है। सी और ए दोनों इसके उत्तर सही है। विकासशील देश 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे, तो इसके आप उत्तर दोनों राइट कर सकते हो। ये मैंने नहीं लिखा अपनी मर्जी से, ये किताब वालों ने ऐसे ही छाप दिया है। ठीक है, ऐसा मत समझ लेना
कि गुरुजी ने खुद ही टीप लिया हो, नहीं मैंने नहीं टीपा, ठीक है। किताब वालों ने गलत ही छापा है, ठीक है। मैंने सिर्फ उसकी फ़ोटो क्लिक करके इसमें PDF बनाई है और कुछ नहीं किया, और मेरी इसमें कोई भागीदारी नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 284 नंबर, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है भाई साहब, प्रदूषण से तो नहीं है, जलवायु से भी नहीं है, जैव सुरक्षा, ये बात सही है, जैव सुरक्षा समझौते से संबंधित है कार्टाजेना प्रोटोकॉल। ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना इसका। ऐसा हो रही है, उत्तर लगाया नहीं मैंने, लगा देता हूँ। कार्टाजेना प्रोटोकॉल, ठीक है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जैव सुरक्षा से संबंधित है। उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है? क्या होता है उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से? महान पुरुष कोई तो बताएगा इसका उत्तर, बहुत ईजी है। मृदा प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, उपरोक्त सभी होता है, ठीक है। अगर आप उर्वरक का प्रयोग करते हैं तो जल प्रदूषण भी होगा, मृदा प्रदूषण भी होगा और वायु प्रदूषण भी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? आपको बताना है जल प्रदूषण का कारण नहीं है बताना है, ठीक है। समुद्री डंपिंग, इससे जल प्रदूषित होता है। घर के कचरे से जल प्रदूषित होता है। तेल फैलने से जल प्रदूषित होता है। तट पर मछली पकड़ने से कौन सा जल प्रदूषित होता है भाई? हैं, तट पर मछली पकड़ने से कोई जल प्रदूषित थोड़ी होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तट पर मछली पकड़ने से कोई जल प्रदूषित नहीं होता। बाकी समुद्री डंपिंग से भी होता है। घर का कचरा अपन समुद्र में फेंकेंगे तो होगा ही होगा। अगर तेल फैल रहा है समुद्र के ऊपर तो भी वहाँ पे क्या होगा? जल प्रदूषण होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। कौन सा लक्षण होता है? तो मानव अपशिष्ट के संदूषण, ठीक है, समझ गए। बहुत आरामी हो गया मानव, पता नहीं क्या क्या करता है। मानव के कारण तो हो रहे हैं ये सब है, ये पढ़ाई भी तो मानव के कारण ही हो रही है। चलो अपन पढ़ भी मानव के कारण ही रहे हैं, कोई नहीं। निम्नलिखित, नहीं तो गाय भैंस घोड़ा बकरी थोड़ी पढ़ने आते हैं, ठीक है। वो सभी बेचारे मानव के कारण दुखी है। क्यों? भगवान ने भी क्या चीज़ बनाई है, मानव। निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार औद्योगिक बहिस्राव से होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करती हैं? खरपतवार हैं जो औद्योगिक बहिस्राव हैं, उन्हें जल प्रदूषण को नियंत्रित कौन सी खरपतवार करती हैं भाई? पार्थेनियम करती है कि जलकुंभी करती है कि हाथी घास करती है कि मोगर घास करती है? इसका सही उत्तर बताओ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पार्थेनियम एक ऐसी खरपतवार या पार्थेनियम ऐसी घास है जो क्या करती हैं? जल प्रदूषण को नियंत्रित करती हैं। ओके, तो आज तक अपन यहीं तक रखेंगे आज का वीडियो, आज का सेशन। अगले जो सेशन है उसमें अपन अगले वाले क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो भाई थोड़ा बहुत कमेंट और लाइक तो करना, बाकी सब्सक्राइब करो या ना करो ये आपकी मर्ज़ी। सब्सक्राइब वैसे कोई नहीं करता आजकल, सब मतलबी लोग हैं, ठीक है। वो कहते हैं ना, इंसान बहुत ही अद्भुत है, ठीक है। तो चलो, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और जो आपको शेयर करना और कमेंट तो ज़रूर करना मेरे भाई हैं। अगर अच्छा लगे तो कमेंट तो ज़रूर कर लेना, बाकी करो या सब्सक्राइब करो या लाइक करो ना करो, ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।